हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीटेट 2012 पेपर 1 मैथ का पार्ट सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक षष्ठभुज पिरामिड के लिए क्या सच है। मतलब एक षष्ठभुज पिरामिड के बारे में हमें बताया गया है कि क्या सही बातें नीचे ऑप्शन में लिखी हुई हैं। और देखते हैं। इसके 6 चेहरे हैं और प्रत्येक चेहरा एक षष्ठभुज है। देखते हैं। अगला है, इसके 6 त्रिकोणमितीय चेहरों के साथ एक षष्ठभुज आधार है जो एक बिंदु पर मिलता है। अगला है, इसके 2 हेक्सोमेगल चेहरे और 6 आयताकार चेहरे हैं। अगला है, इसके 6 हेक्सामेगल चेहरे और एक आयताकार चेहरे हैं। तो एक षष्ठभुज के लिए यही सच होगा कि इसके 6 त्रिकोणमितीय चेहरे हैं, ठीक है, के साथ एक षष्ठभुज आधार है जो एक बिंदु पर मिलता है। इसके आधार जो है 6 भुजाएं होती हैं षष्ठभुज में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का आधा है। चौड़ाई को समान रखकर लंबाई को दोगुना करने पर आयत की परिधि क्या होगी। तो इसमें दिया गया है कि आयत की लंबाई L है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। मैंने इसको आगे किया है। देखिए, एक आयत की लंबाई L मान लिया है। चौड़ाई जैसे उसने कहा है आयत की लंबाई की आधी है, तो L/2 हो जाएगी। ठीक है, L/2 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आयत की परिधि क्या सूत्र होता है, 2L+B। ठीक है, L हमारा दोगुना कर दिया गया है तो 2L हो जाएगा और चौड़ाई आधी कर दी गई है। ठीक है, तो हो जाएगा 4L। 2 का अंदर गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा 5L। 5L हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो समझ में आया, सिंपल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, उक्त में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो 4 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, गुणा कर लेंगे पहले। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हो गया। 8 8 64, ये आपका 64 हो जाएगा। इसको देख लेंगे, घातों का गुणा कर लेंगे पहले और अंदर जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 2 2 4 और 4 ऊपर क्या है, 2 दूनी 4, ऊपर भी 4 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा, गुणा करके देखिए क्या आएगा। तो गुणा करने पर आएगा 256। ठीक है, नीचे अगला है, तीनों को जोड़ लेंगे, 2 2 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक एक कक्षा में 1/8 को चित्रित करता है। इसमें 1/8 को हमको दर्शाना है। तो कौन सा चित्रण गलत है, कौन 1/8 को चित्रित नहीं कर रहा है। तो अगर हम सब पहले वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे एक एक करके, तो ये सही हो जाएगा। आप निकाल कर देखिएगा, ना आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। तो ये सब का आप निकालेंगे तो सब बराबर आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी जो है ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कमेंट पर कमेंट बॉक्स करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका मतलब यही है, 1/8 का मतलब यही है एक ही वस्तु को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये सी नंबर में इसको 8 बराबर भागों में बांटा नहीं गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है संख्या दी हुई है, इसको क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4 लाख, तो 4 लाख, 4 लाख कहाँ है, 4 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,07,928। तो इसका ऑप्शन 4,09,28 हो जाएगा। ठीक है, रुकिए, माफ़ करिए। हाँ, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 4,09,28। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑपरेटर जिसे इस चिन्ह के द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, एक ऑपरेटर है जिसे इस चिन्ह के द्वारा निरूपित किया गया है। तो कह रहा है कि तो इसका आंसर देना है। कह रहा है कि 4 ऑपरेटर बराबर 3, 4 ऑपरेटर में 3 जोड़ देना है, मतलब 4 को साथ लेकर 3 आगे बढ़ा देना है। तो 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5 और 6। ठीक है, को ऊपर जोड़ देना, 4, 5 और 6। ठीक है, उसी तरह 5 ऑपरेटर बराबर 4, तो 5 ऑपरेटर बराबर 4, तो 5, 6, 5, 6। उसी तरह बोल रहा है 6 ऑपरेटर बराबर 4, तो 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इस तरह इसमें कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है n ऑपरेटर बराबर 8। अब n का तो हमको पता नहीं, n के आगे की संख्या क्या होती हैं। तो n के आगे हो जाएगा n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6 और n+7 तक ले जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम n जोड़ लेंगे और वो अपनी प्राकृतिक संख्या जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पर n जोड़ने पर आएगा, n हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए, जोड़ के बताइए। तो इसमें आ जाएगा 8n+, इसको जोड़ लेंगे, 7, 7, 7, 14, 14, 5, 14, 5, 19, 19, 4, 19, 4, 23, 23, 3, 26, 26, 2, 26 जोड़ लेंगे हम लोग। देखिए, जोड़िए, जोड़ कर कमेंट करिए।
टोटल हमारा आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन दिनों कीमत में बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें कीमत को दर्शाया गया है कि कीमतें कैसे बढ़ रही है। तो कौन सा निम्नलिखित में से रेखांकन स्थिति में प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, कह रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, अब देखिए कीमतें बढ़ रही हैं तो कीमत के साथ कीमत अचानक तो बढ़ नहीं जाएगी, है ना। तो कीमत के साथ समय भी बढ़ेगा, है ना। अब कीमत बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, जिसमें कीमत भी बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, क्या इसमें कीमत, इनमें से कीमत ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है? तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए कीमत ऊपर जा रही लेकिन समय घट रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कीमत तो ऊपर जा रही और समय भी बढ़ रहा है ना। इसमें कीमत भी ऊपर जा रही और समय भी बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए समय पीछे जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें कीमत भी बढ़ रही है और समय भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ आम के वजन, मतलब कुछ आम है उनका वजन 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेब के वजन है जिनका वजन 1 किलो 450 ग्राम है। तो कह रहा है आम के वजन और सेब के वजन की तुलना करना है, कौन सा अधिक है। तुलना का अर्थ घटा देना है और क्या। तो ये आप घटा लेंगे आसानी से। देखते हैं कैसे घटाया जाएगा। कह रहा है कितने, तो घटा देंगे। दो किलो 600 ग्राम आम है। ठीक है, तो 2 किलो 600 ग्राम में 1 किलो 450 ग्राम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 का 0, ये हो जाएगा 5 हासिल लेके, ये हो जाएगा 0, नहीं ये हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये हो जाएगा आपका, हासिल ले गया था तो 5 में 4 गए 1, और ये हो जाएगा आपका 1। तो टोटल हो जाएगा 1 किलो 150 ग्राम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए माचिस पैटर्न की जांच कीजिए। इसमें माचिस के पैटर्न की 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, 3 स्टेज में दी है। तो कह रहा है कि माचिस के पैटर्न की जांच करिए कि पैटर्न में क्या बढ़ोतरी हो रही है एक। ठीक है, तो पहले पैटर्न में हम देखेंगे कि माचिस की कितनी तीलियाँ लगी हुई हैं। तो इसके लिए देखते हैं माचिस की कितनी तीलियाँ लगी हुई हैं। तो आप देख सकते होंगे इसमें माचिस की 1 2 3 4 5 6, पहले पैटर्न में माचिस की 6 तीलियाँ हैं। ठीक है, दूसरे पैटर्न में माचिस की 10 तीलियाँ हैं और तीसरे पैटर्न में माचिस की 14 तीलियाँ। ठीक है, इनके बीच में कितने का अंतर है, कितना जोड़ा गया है, इसमें आपका हो गया 4 और इसमें भी आपका +4। ठीक है, 4 4 जोड़ के आगे इसका पैटर्न बन रहा है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि 15वें चरण में, 3 चरण तक दिया हुआ है, तो कह रहा है 15वें चरण तक माचिस की कितनी तीलियाँ हो जाएंगी। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। पहले में 6 हैं, ठीक है, दूसरे में 10 हो जाएंगी, तीसरे में 14 18 22, फिर उसके बाद 26, फिर उसके बाद 30,
फिर उसके बाद 34, चार चार जोड़ते इसमें चले जाएंगे, ठीक है। 42, 46, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 54, और 54 के बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। 58, 58 के बाद आखिरी में जब 15वां चरण आएगा टोटल 62, तो 15वें चरण में आपकी ये 62 तीलियाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब करके देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मैंने करके इधर बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है लुक एट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। इसमें एक टेबल दी हुई है हम लोगों को कि स्टेशन दिए हुए हैं, स्टेशन में 3 बसें हैं, उनकी टाइमिंग दी हुई है। अब पूछ रहा है कि कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको भी मैंने आगे करके बताया है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 3 बसें दी हुई हैं, 3 बसें हम देख लेंगे, 1, 2 और 3। दिल्ली से मथुरा तक का इसका प्रस्थान बताया गया है। सभी दिल्ली से मथुरा जा रही है। दिल्ली का पहले का इसका है 19, मतलब 7:15। इसका है 12:30। इसका 16:45। अब मथुरा कब पहुंचती हैं? 12:40। 18:10 और तीसरी 21:15। अब कैसे पता लगाएंगे? इनके बीच की टाइमिंग देख लेंगे। जैसे 19 है, 19 का मतलब होता है 19:15। तो 19 के बाद आप करिए, 19 के बाद 20:15, 21:15, 22:15, 23:15 और 23 के बाद 24। 24 का मतलब 0 हो जाएगा। 24:15, ये 5 घंटे तो यही हो गए, और उधर 25 और आ जाएगा। तो इसी तरह 5 घंटे 25 मिनट लगेंगे पहली बस को। दूसरी बस को इसी तरह आप जोड़ लेंगे तो 5:40 लगेंगे, और तीसरी बस 5:10। तो सबसे कम समय हमारा लेगी तीसरी बस, ठीक है। सबसे कम समय हमारा तीसरी बस लेगी, ठीक है। चल देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पासा जिसके विपरीत चेहरे पे अंकित संख्याओं का योग 7 है, ठीक है। एक पासा है जिसके अंकित विपरीत चेहरों में अंकित का योग 7 होता है पासाओं के, ठीक है। तभी वो पासा सही होगा। तो कौन सी आकृति मूड पर वांछित पासे का निर्माण करेगी, ठीक है। कह रहा है कौन सा पासा सही है, इसका यही मतलब हुआ। तो देख लेंगे कि कौन सी आकृतियाँ 7 ला रही हैं विपरीत अंकों पर, विपरीत स्थानों पर। जैसे हम पहले ऑप्शन को लेंगे, पहले ऑप्शन देखिए ये 4, पहले ऑप्शन में लेंगे 4, 4 के विपरीत क्या है 3, 4 3 7, ठीक है। 5 के विपरीत क्या है 2, ठीक है। तो 6 के विपरीत क्या है 1। तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे, और नीचे वाला देख लीजिए, 3 4 3 7 सही हो रहा है, 5 6 ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये कह रहा है कि संख्या दी हुई है हमारे पास, संख्या दी हुई है 4, संख्या क्या दी हुई है 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 49,532 के निकटतम हजारवा मान, ठीक है। कह रहा है 49,532। अब 49,000 किसके नज़दीक है? क्या वो 49,000 के पास है या 50,000 के पास है, ठीक है। तो 49,532, 49,000 और 50,000 में ये किसके नज़दीक है? तो
देख सकते हैं 49,500 अगर ये होता तो दोनों के बीच में होती, लेकिन ये दिया हुआ है 49,532, मतलब 50,000 के नज़दीक ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है हिंदू अरबी संख्याओं में 4 अंकों की कितनी संख्या है। ठीक है, हिंदू और अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्या है। तो इसका एक सूत्र होता है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, हिंदू और अरबी संख्याओं पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्या है। तो पहले हम लिखेंगे 4 अंकों की न्यूनतम। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होती है, 1000। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ठीक है, अब 4 अंकों की वाली कुल संख्या निकाल लेंगे। तो इसमें होता है सूत्र 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लगा दिया है यहाँ। ये देखिए, ये टोटल जोड़ घटा देंगे तो आएगा 8,999 और प्लस 1 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 9,000। ठीक है, तो ऐसे सवाल कर लेंगे हम। ठीक है, ऐसे सवाल हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये 2 आकृतियाँ दी हुई हैं। ठीक है, 2 आकृतियाँ किसी का 3/4 भाग हैं। ठीक है, ये 2 आकृतियाँ हैं, ये किसी का 3/4 भाग हैं। तो इसका एक सही 2/3 भाग क्या होगा। एक सही 2/3 का मतलब क्या हुआ, ये तो आता ही होगा। एक सही 2/3 का मतलब हुआ 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 और 3 ऊपर 3/2। ठीक है, तो 3/2 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका कि एक सही 2, ये 3/2, अगर हम 3/2 गुणे 2 कर दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा टोटल। तो क्या आएगा, इसको भी मैंने आगे किया है, देख लेते हैं आगे। सॉरी, नहीं किया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 1/2 जो है 3/4 का 2 गुना है। ठीक है, 1/2 जो हमारा आया है वो 3/4 का 2 गुना है, तो इसलिए इसके 2 गुना हम बना देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी। ठीक है, तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी, तो ये इसके लिए हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए, ये समचतुर्भुज आपका ऐसे हो जाएगा, ये। ठीक है, ये रेखा आपकी ये वाली 8 है, तो इसको हम 4 4 मान लेंगे, 4 4 हो जाएगा। ये आपकी 3 है, 6 है, तो ये 3 3 हो जाएगी। तो ये बन गया समत्रिभुज। ठीक है, तो ये वो लग जाएगा पाइथागोरस। ये हो जाएगी 4 3, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। ठीक है, जब ये 5 हो गई, ठीक है, लंबाई हमें पता चल गई, तो अब समचतुर्भुज की भुजा 4L होती है। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा क्या होती है, 4L। तो अब रख देंगे 4L बराबर, L हमारी 5 है, 4 गुणे 5 टोटल क्या आ जाएगा, 20। तो 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है
शब्द की समस्याओं के समय राजन आमतौर पर पूछता है, क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या किसी विभाजित करना चाहिए। इस तरह के सवाल बताते हैं। क्या बताते हैं राजन के बारे में कि क्या उसे समझ में नहीं आ रहा। तो राजन कक्षा में को परेशान करने के लिए अवसर ढूंढता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, राजन को भाषा समझने में समस्या है, हो सकता है। राजन में नंबर को संचालन की समस्या का अभाव है, नहीं, नंबर तो उसको समझ में आते होंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो राजन जोड़ घटाना नहीं कर पाता, ये भी सही नहीं है, उसको जोड़ घटाना आता है। वो पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, इसका मतलब है उसको भाषा समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, आकाश शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है आकार की शिक्षा देने के लिए बच्चों को ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाता है। ठीक है, तो इससे क्यों ले जा रहा है, इससे क्या होगा। तो ऑप्शन देखेंगे हम कि उसमें अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम का उसने अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम का सबसे पूरा किया है और उसे अवकाश की आवश्यकता है, ये तो होगा नहीं, अवकाश के लिए वो घूमने नहीं जाएगा। यह गणितीय कक्षा के समान दिनचर्या में अंतराल लेने की तरह होगा और संचार कौशल में सुधार करने का ये भी गलत है। कह रहा है सीबीएसई से द्वारा क्षेत्र में यात्रा की सिफारिश की गई। सीबीएसई ऐसी कोई सिफारिश करता ही नहीं है। चौथा कह रहा है, आकार शिक्षण का समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है। सही बात है, बाहर ले जाएगा लोगों को, नए नए चीज़ें दिखेंगी आकार में, तो समझ सकते हैं कि ये आयत है, ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो इससे लोग पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क एक खास तरह से शामिल है। नीचे दिए गए बयानों से एक कौन है जो ऊपर सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन क्या है कि पाठ्य पुस्तकों में पुस्तक करने की सामग्री लिखी गई है। पाठ्य पुस्तकों में पुस्तक करने की सामग्री लिखी गई है, ऐसा कुछ बात नहीं है। कक्षा के लिए गतिविधियों और अभ्यास को चुना गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। विधि है जिसके द्वारा एक सिखाया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आखिरी में है, छात्रों को संख्यानात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फार्मूला दिए गए हैं। बिल्कुल सही, छात्रों को संख्यानात्मक प्रश्नों के लिए सबको सेट फार्मूला दिए गए हैं कि इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में ये फार्मूला लगेगा, इस प्रश्न में ये फार्मूला लगेगा। तो यही ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि माप की अवधारणाओं के विकास के लिए निम्न में से कार्यों को अनुक्रम में लगाएं। ठीक है, माप की अवधारणाएं दी हैं तो इसके सही क्रम में लगाया गया है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी मानक इकाइयों का प्रयोग लंबाई नापने के लिए करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थियों गैर मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों सरल अवलोकन का उपयोग की वस्तुओं की पुष्टि के लिए करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों की समझने में। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हो जाएगा शिक्षार्थियों सरल अवलोकन का उपयोग की वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शिक्षार्थियों गैर मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं, उसके बाद ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, शिक्षार्थियों मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्राथमिक कक्षाओं के पास आकार और स्थान की समझ के विकास के दिए गए निम्न कारकों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, इसमें कुछ सबको सही क्रम में लगाना है। पहला है उनके पक्ष और कोणों को देखकर 2D आकार के गुणों को मेल करना। दूसरा 2D आकार के गुणों का वर्णन करना। तीसरा 2D आकार की छँटनी करना। आखिरी में है भुजाओं, कोणों और विकर्णों की गणना के द्वारा विभिन्न 2D आकार का वर्णन करना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा, सबसे पहले बालक क्या करेगा, सबसे पहले वो 2D आकार की छँटनी करेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2D आकार की वो छँटनी करेगा, तो पहले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद उनके पक्ष और कोणों को देखकर 2D आकार के गुणों को मेल में लगाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, भुजाओं, कोणों और विकर्णों की गणना के द्वारा 2D आकार का वर्णन करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उसके बाद सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा CATB। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित अभ्यास में समय का हल रणनीति में शामिल है। गणित में अभ्यास में समस्या का हल कौन सी रणनीति है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे, व्यापक अभ्यास, दूसरा है समाधान पर पहुंचने के लिए एक सुराग का उपयोग, तीसरा है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण और तीसरा है अनुमान। गणित में अनुमान चलता नहीं है। ठीक है, तो इसका व्यापक अभ्यास भी नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। गतिविधि करेंगे तभी आप गणित सीखेंगे, बैठे बैठे सीख नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित दिख रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है गणित में, बच्चों की समझ में अंतर का पता लगाना, माता पिता के प्रतिपुष्टि देना के लिए, प्रगति रिपोर्ट को भरने के लिए और अंतः अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना के लिए। देखिए, अंतः अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना के लिए ये तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए परीक्षाएं होती हैं। माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को समझ में अंतर का पता लगाने के लिए कि बच्चा क्या समझ रहा है क्या नहीं। ठीक है, क्या बच्चा कुछ समझता है, सबका अपना अलग अलग बच्चों का अंतर होते हैं बच्चों में, कि कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, तो उनकी अपनी अपनी, कुछ लोगों को मैथ का अपने अलग अलग पार्ट पसंद होते हैं, तो ये सब पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है विकास 56 छात्रों के एक वर्ग को गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि एक परीक्षण के संचालन के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि फीडबैक देना ज़्यादा प्रभावी है। उन्होंने 10 छात्रों की एक छोटी सी कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया और प्रभावी ढंग से प्रक्रिया देने का सबसे अच्छा संभव तरीका क्या है। तो उन्होंने 56 बच्चों के वर्ग बनाया और 10 छात्रों को छोटी सी कक्षा में परीक्षा आयोजित की। उनमें 10 बच्चों को उठा लिया, उनसे परीक्षा करवाई। तो क्या प्रक्रिया होती है, देखते हैं कि वह छात्रों को एक दूसरे के जवाब की जांच करने को कहेंगे कि भाई आप लोग कर लीजिए, अपना एक दूसरे की कॉपी में देख लीजिए। ठीक है, जांच जब हो जाए जांच लीजिए।
ठीक है, तो ऐसा तो वो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, ये तो गलत हो गया। कह रहा है वह बोर्ड पर प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए अपने दम पर अपने जवाब की जांच करने के लिए छात्रों को कहेंगे। ये भी कुछ सही नहीं है। अपने दम पर जब वो कॉपी में कर रहे हैं तो बोर्ड में करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वह पूरी कक्षा में समाधान और सही उत्तर प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है, ये बिल्कुल सही है कि वो सही जवाब के लिए सबको खड़ा करेंगे कि हाँ भाई आप बताइए कौन सा सही, हाँ भाई आप बताइए, तो आपस में बच्चे चर्चा करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्षेत्र, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल की अवधारणा को लागू करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। मतलब क्षेत्रफल की अवधारणा, क्षेत्रफल का पूरी अवधारणा बताने के लिए शुरुआत से अंत तक क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, फार्मूला, सवाल कैसे लगेंगे। ठीक है, इसकी अवधारणा को शिक्षक शुरू करने के लिए क्या कर सकता है। हथेली, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तुलना हो सकता है। अगला लिखते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर और उसके क्षेत्र के लिए सूत्र का उपयोग करके एक आयत के क्षेत्रफल की गणना करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इससे बच्चे बोर हो सकते हैं। इकाई वर्ग की मदद से क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करेगा। ये भी नहीं। विभिन्न आकार के क्षेत्र के क्षेत्रफलों की खोजने के लिए सूत्र को समझेगा। खोजना क्या है, इसमें खोजना थोड़ा होगा। तो सबसे पहले जो बच्चों के आसपास की चीज़ें उनको देखेगा। सबसे पहले वो बच्चों की हथेलियों, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक जो उनके आसपास रखी, जिनसे वो इंटरेक्ट हों, मतलब जो उनके आसपास जिस पर वो आकर्षित हों, उन चीज़ों को वो पहले लेगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न की अवधारणा का परिचय करने के लिए एक शिक्षक क्या शुरू कर सकता है। भिन्न, भिन्न तो आपको पता ही होगा, 1/2 ये भिन्न है। जो बटे में लिखी जाती हैं उन्हें भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो भिन्न की अंशों और हरों की पहचान करके, भिन्न में अंश क्या है, हर क्या है। ठीक है, एक संख्या रेखा पर अंशों को प्राप्त करके। ठीक है, या भिन्न को A/B के रूप में लिखकर, जहाँ B बराबर 0 है। ठीक है, या आसपास की चीज़ों की आंशिक भागों की पहचान करके। तो जहाँ भी आसपास की चीज़ें आ जाएं, इस टाइप का बच्चों के आसपास की वस्तुओं को ले, तो वही ऑप्शन ज़्यादातर सही हो जाता है, क्योंकि बच्चे उनसे इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है शिक्षक में एक ही जैसे अंश वाले भागों की तुलना, जैसे 3/5, 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया है, क्योंकि दोनों भिन्नों में एक ही अंश है, अंश समान है और 7 का मान 5 से अधिक होता है। इसलिए 3/7 और 3/5 की तुलना में कौन सा बड़ा है, इसे पता चलता है। ठीक है, इसलिए इससे पता चलता है कि 3/7 जो है 3/5 से बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है इससे क्या पता चलता है कि ठीक है, रोहित को भिन्न के परिणाम की समझ नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं, है ना, कि उसको भिन्न तो आती होगी, तभी तो उसने ऐसा लिखा है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। फिर अगला देखिए, रोहित अंश और विभाजक की अवधारणा की नहीं जानता। अंश और विभाजक की अवधारणा को नहीं जानता। हो सकता है रोहित बराबर अंशों की अवधारणा को नहीं जानता। नहीं, ये तो नहीं होगा। रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वो अंश और विभाजन की अवधारणा को नहीं समझ पाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3-4 और बचे हैं। ठीक है,
कह रहा है जब भिन्नों को जोड़ना सिखाया जाता है तब एक शिक्षक निम्न त्रुटि प्रतीत करता है। जब भिन्नों को जोड़ना सिखाया जाता है तो बच्चे वो एक त्रुटि करते हैं। वही बताया गया है कि 1/2 1/2 प्लस 1/3 बराबर इक्वल टू 2/5। ऐसी स्थिति में शिक्षक को सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ये गलती वो करता है तो क्या करेगा शिक्षक, ठीक है। और इसमें क्या गलत है, बच्चे ने लाशा नहीं लिया, ठीक है, दो जोड़ दिया नीचे की संख्याओं को भी, और नीचे क्या हमें लेना होता है, एलसीएम। तो बच्चे से जिसका जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अभ्यास से कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्र के साथ ऐसा भी कुछ नहीं है, उम्र के साथ वो ऐसे ही गलती करते रहेगा, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो प्रत्येक अंश के परिणाम को समझने के लिए बच्चे की मदद करें। अंश में वो सही कर रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है। एलसीएम की अवधारणा समझाइए उसे, ये ऑप्शन आपका, एलसीएम वो गलत कर रहा है तो उसे एलसीएम की अवधारणा समझाइए। ऊपर तो वो सही ही कर रहा है अंश वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चतुर्थ श्रेणी के गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक इस तरह है कि जंक विक्रेता है भोपाल की यात्रा। ये सब उस पाठ्यक्रम के क्या है शीर्षक, जंक विक्रेता भोपाल की यात्रा। जिस तरह से दुनिया लग रही है ये उसके नाम होगा। यह बदलाव किया गया है। अब ऑप्शन सुनिए। छात्रों को गणितीय अभ्यासों में प्रयुक्त सामग्री के अनुमान के लिए चुनौती देना, उन्हें अलग तरह से समझने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इन्हें संबंधित करके अधिगम को दिलचस्प बनाने के लिए, या कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में बताने के लिए। तो छात्रों की गणितीय अभ्यास में प्रयुक्त सामग्री के अनुमान के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें अलग तरह से समझाने के लिए, अलग तरह से नहीं, ये भी अलग तरह से नहीं होगा। कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में, कबाड़ बेचने से क्या मतलब है यहाँ पर, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। कबाड़ बेचना तो कौन सिखाता है बच्चों को। तो ये हो जाएगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसे संबंधित करके। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर बच्चों के हम संबंधित करेंगे तो उन्हें दिलचस्प को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे को अगर हम आसपास की चीज़ें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पढ़ाई को जोड़ेंगे तो वो उसकी ओर आकर्षित होंगे और उसको घर में भी समझेंगे, दूसरों से भी पूछेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छा गणितज्ञ को सक्षम होना चाहिए, एक अच्छा जो गणितज्ञ है उसे किस में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है अधिकतम सूत्र याद करने में। अधिकतम सूत्र याद कर लो तो आप गणितज्ञ बन जाओगे। इस तरह तो आप कोई कैलकुलेटर तो हो नहीं कि मशीन भाई सूत्र याद कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ ही समय में समस्या का समाधान करना। अब कुछ ही समय में, अब इतने कम समय टाइम में आप समस्या का समाधान कर देंगे तो आप गणितज्ञ बन जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सवालों के जवाब देने के में विशेषज्ञ, ऐसा भी कुछ नहीं। सबसे पहले इसमें हो गया अवधारणाओं के मध्य संबंध स्थापित करने और समझने और प्रयुक्त कानों में, ठीक है। सबसे पहले अब आप अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसका सवाल का उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। कह रहा है बच्चे के वातावरण में लुढ़कने और घिसटने वाली चीज़ों के बारे में कक्षा में एक चर्चा शुरू करें। बच्चों को वस्तुओं के आकार को देखने और महसूस करने में कि कुछ चीज़ें लुढ़क और कुछ दूसरी घिसट रही हैं मदद करें। तो स्रोत क्या कहता है, गणित एनसीईआरटी
शिक्षक की मदद के लिए इस तरह के सुझाव कक्षा द्वितीय की एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है कि गणित कक्षा के लिए सबसे अच्छी रणनीति चलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। ऐसा भी कुछ नहीं है। कह रहा है अवधारणाओं को समझने के लिए पूरक विचार पुराने विचार विमर्श के साथ प्रदर्शन छात्रों की बेहतर मदद करता है। सही बात है। पुराने विचार और नए विचार जब आपस में मिल जाएंगे, जोड़ देंगे, तो वो आपस में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। तीसरा आखिरी कह रहा है, जब इसका ऑप्शन आखिरी पढ़ लेते हैं, विचार विमर्श के लिए कक्षा में एकाधिक दृष्टिकोण लाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये हो गए आपके सीटेट के जून 2012 का पेपर। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में फिर नए मैथ के पेपर के साथ। चलिए।